गुड मॉर्निंग बच्चों, आज फिर से मैं आपको जीजीपी फेज 3 के तहत स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने जो शुरुआत अपने पिछले क्लासेस में किया है, जो हमारे लाइफ से रिलेटेड जो सबसे बेसिक मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर था सेल के बारे में। सेल के बारे में हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन कर लिया कि सेल क्या होता है, सेल की थ्योरी पढ़ ली, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े, उसी में और हम इसके आगे डिटेल पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का आप कंटेंट देख सकते हैं। जब हम सेल स्टार्ट किए थे तो सेल क्या है? द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, सबको पता है, जो हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक है। लेकिन जब सेल के बारे में सिर्फ पढ़ते हैं तो क्या है, कैसे वो आगे बढ़ेगा, तो उसकी रचना के बारे में हम लोग पढ़े। उसके अंदर में हम लोग जो बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े, फिर सेल वाल बढ़े कि सेल वाल प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता है, वो क्या है, सारे के स्ट्रक्चर फंक्शन कार्य मैंने देखा। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है उसके अंदर जा रहे हैं। आप लोग ने कल्पना किया है, कभी आप लोगों ने कभी सूप पीते होंगे, सूप पिए होंगे ना, तो सूप को देखे होंगे, सूप पीने में उसमें कितने ज्यादा अंदर इंग्रेडिएंट्स होता है। उसी तरह से एक सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर में जो बहुत सा जो इंग्रेडिएंट्स होता है, सेल ऑर्गेनल्स है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर, वो साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है। वो सारे चीज को हम लोग एक एक बाय उसके कंसेप्ट को देखेंगे कि कैसे है, क्या है। क्वेश्चन भी लास्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं और आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब चैप्टर्स है। तो सेल ऑर्गेनल्स में हम लोग आज बेसिकली कुछ ही पॉइंट्स में, बहुत बड़ा सा पूरा ही ये सेल ऑर्गेनल्स का पार्ट्स है कि सेल को हम लोग देखेंगे तो दो भागों में बांटा, एक आउटर कवरिंग और इंटरनल पार्ट्स। तो आउटर कवरिंग में क्या होता है, आपका सेल वाल आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है। अब ये सेल वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हम लोग मैंने स्टडी कर चुके हैं कि वो स्ट्रक्चर क्या है और वो किस में पाया जाता है, यूकेरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में, ये सारे को, ये प्लांट्स में पाया जाता है, ये एनिमल्स में, प्लांट्स में ये दोनों ही पाए जाएंगे, लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, ओनली सेल वाल प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में सेल वाल नहीं पाया जाता है। फिर जो इंटरनल पार्ट्स के अंदर जाते हैं, जब हम सेल का एक स्ट्रक्चर देखिएगा, ये एनिमल सेल है, ये आपका प्लांट सेल है। तो जब ये देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, तो ये जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद क्या है कि ये जो सेल है इसके अंदर ये जो फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, ये जो आपका ब्लू दिख रहा होगा, ये क्या है, उसी में आपके सेल ऑर्गेन्स होते हैं, जो हम आपको स्ट्रक्चर्स में आपको दिखाएंगे। और ये आपका इंटरनल पार्ट्स हुआ, जो साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है, वो उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। बीच में क्या होता है, ये आपका केंद्रक है, न्यूक्लियस होता है। तो ये साइटोप्लाज्म जो है, इसी में आपका मेन चीज, जैसे कि सूप खाते हैं तो उसमें से हम लोग सब्जी चुन चुन के खाते हैं ना, तो हम लोग को क्या मिलता है, पावर मिलता है, एनर्जी मिलता है, तो वही सब चीज आपके इसमें है। तो साइटोप्लाज्म का क्या बोलेंगे, सभी प्रकार की, तो हमने सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी पाई जाती है। और न्यूक्लियस क्या है, जैसे कि हमारा ब्रेन है, कंट्रोल करने का काम वही है, वो आपका न्यूक्लियस। इस सारी चीज को हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब उसके आगे हम जाएंगे, जो साइटोप्लाज्म है, इसी में मेन आपका चीज है, ये इसमें ही सारे चीज तैरते हुए नजर आते हैं, और वो कैसे, उनका फंक्शन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, और वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें ये इतने ऑर्गेनल्स है, लेकिन मैं आज सारे ऑर्गेनल्स का नहीं, कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं इसको, लाइसोसोम्स है, वैक्यूल्स है, कोलोप्लास्ट और सेंट्रोसोम्स। इसमें से है कि कुछ ऐसे भी हैं जैसे कोलोप्लास्ट है, वैक्यूल्स है, ये सब क्या होता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। तो हम लोग आज, यही मेरा टॉपिक था कि आज हम लोगों ने जो पढ़ेंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, फिर आपका राइबोसोम्स और आपका लाइसोसोम के स्ट्रक्चर फंक्शंस देखेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। अब आप आगे चलते हैं अपने स्लाइड्स पे। पहला टॉपिक, कोशिका अंग। कोई पूछा व्हाट इज कोशिका अंग, क्या होता है, मान लीजिए एग्जाम में ही क्वेश्चन आ गया कि कोशिका अंग क्या होते हैं, तो कोशिका अंग किसी विशेष प्रकार की कोशिकाओं के अंदर मौजूद विशिष्ट इकाइयों में होती है, विशिष्ट इकाइयों होती हैं जो एक विशिष्ट कार्य करती है, कुछ खास कार्य करती हैं। उन कोशिकाओं की कई किस्में होती है, जिसमें अधिकांश प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका, मेन ये है। फिर ये कोशिका द्रव्य जो है, इसी के अंदर आपका क्या है, सारे ऑर्गेनल्स है। हालांकि कुछ अंग किसी विशेष प्रकार की कोशिकाएं में पाई जाती है, सब हमने अभी डिस्कस कर लिया चैप्टर के अनुसार। जो पद कोशिकाओं में ही सिर्फ पाई जाती है, जैसे प्लास्टिड्स है, और कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट है कोशिका अंग। कोशिकाओं में विविध कार्यों को करने के लिए अनुकूल विशिष्ट उनकी अपनी कुछ खास संरचनाएं भी होती है। अब हम अपने
यहाँ आप देख सकते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल। इसमें खास ये क्या है, आप इसको ध्यान से देखिए, क्या कुछ खास डिफरेंसेस अंतर दिख रहे होंगे। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, क्या है एनिमल सेल में? नहीं होता है। वैक्यूल्स है, इसमें नहीं होता है। ये सारे आपके क्या है, कुछ खास खास डिफरेंसेस है। प्लांट्स और एनिमल्स के स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछता है, एक नामांकित चित्र द्वारा आप बनाइए। तो ये आप यह चित्र को आराम से इससे ड्रॉ करने का भी सीख सकते हैं, एकदम क्लियरफाई अच्छे से स्पष्ट रूप से अलग अलग किया गया है। अब मेरा ये नेक्स्ट, ये जो सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको जो भी डिस्कवरी है किसने किया उसको मैंने एक पूरे स्लाइड में दिया है, जो आपके काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज्यादा पूछता है। पैरामेडिकल हो गया, कभी कभी नीट में, तो ये सारे एक जगह है। जैसे इसके बारे हम लोग को पढ़ा भी है, सेल थ्योरी में हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया था, पूरा डिटेल बताया था क्या क्या था। ये सब आप लोग उससे यहाँ से याद कर सकते हैं, नोट डाउन कर करके। ठीक है, आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आखिर ये क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? तो जब हम अपना स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे ही ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट बाद जो आपको ये सिस्टर, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लू कलर का, इसमें डॉट डॉट भी स्ट्रक्चर भी होता है, ये क्या होता है? यही होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये आपका पूरे ही यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और नलिकाओं में एक अंतर संबंध के रूप में मौजूद होता है, जो नाभिकीय झिल्ली, सभी बताया ना, नाभिकीय झिल्ली से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें जो है क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, आपने देखा होगा, देखिए यहाँ स्ट्रक्चर भी अलग से दिया गया है। क्या होता है इसमें? कुछ डॉट डॉट स्ट्रक्चर, वो क्या है? राइबोसोम्स होता है। इसके आधार पर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में बांटा गया, एक स्मूथ और एक रफ। रफ का जिसमें राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है। तो आप जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर जब राइबोसोम पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? रफ या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। साथ ही साथ अब जब आते हैं नेक्स्ट आपका स्मूथ। स्मूथ में इसमें क्या होता है? राइबोसोम नहीं होता है। एकदम बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये डिफरेंसेस भी पूछ जाता है कि क्या अंतर है, या फिर ये इसमें क्या कौन सा ऑर्गन्स पाया जाता है, मतलब क्या उसका खासियत है, किसमें मदद करता है, क्या संश्लेषण करता है, और ये पूछता है। और इसका काम क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लिपिड का संश्लेषण करना, उसका क्या है? प्रोटीन का, रफ का प्रोटीन का। ये याद रखिएगा। इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, ये कैसा होता है। अब ये आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी एग्जाम में कभी कभी स्ट्रक्चर नामांकित चित्र बनाने के लिए देता है कि लेबलिंग करिए स्टाम्प के। तो ये जो आपका है डॉट 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 जो पाया जाता है इसके स्ट्रक्चर को, उसको सिस्टर्नी बोलते हैं। और ये जब डॉट डॉट है राइबोसोम्स है, अब एक से ज्यादा पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम्स भी बोलते हैं। तो फिर ये जो राइबोसोम्स है और ये जो नली, ये स्ट्रक्चर यहाँ से ऐसे आया, इसमें जो डॉट है उसको सिस्टर्निक, जो जगह खाली रहता है उसको सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? जहाँ पे जिसमें राइबोसोम्स पाया जाएगा तो वो तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। जहाँ नहीं पाया जाता है वो होता है स्मूथ। देखिए इसमें इस स्ट्रक्चर पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 नंबर वाला मतलब छोटे शॉर्ट आंसर में आता है, चाहे ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, लिखा रहता है, आपको उसमें से सिलेक्ट करके लिखना रहता है, बताना रहता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कई मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक एक कई एंजाइम्स होते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर विषरण, पराशन और सक्रिय परिवहन जैसी अन्य क्रियाओं के लिए भी आवश्यक होते हैं। ईआर के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड जैसे लिपिड का भी संश्लेषण होता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम से निकलने वाले पॉलीपेप्टाइड को संशोधित करने की अनुमति देता है, ताकि जो प्रोटीन होता है प्राइमरी और सेकेंडरी संरचनाओं के लिए भी फिर आगे जाके वो तैयार हो सके। ये भी किसका काम है? ईआर का ही काम है। और ईआर विभिन्न झिल्ली प्रोटीनों का संश्लेषण करता है, जो विभाजन के बाद नाभिकीय आवरण, मतलब जो नाभिकीय आवरण जो केंद्रक होता है उसका आवरण तैयार करने में भी क्या करता है? मदद करता है। यानी कि ये डिवीजन में भी हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है, एक हो गया। दूसरा है हम लोगों का सेल ऑर्गेनल्स, जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, क्या है? गोल्जी उपकरण या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहिए या गोल्जी बॉडी कहिए। ओके, ये क्या है? ये भी एक तरह का पूछेगा कि कुछ गोल्जी उपकरण क्या है, परिभाषा दीजिए।
तो लिखेंगे गोल्जी उपकरण एक कोशिकांग है जो मुख्य रूप से यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और बृहद अणुओं को कोशिकाओं में पैक करने के लिए, क्या करने के लिए, पैक करने के लिए जिम्मेदार होता है ताकि उनकी क्रिया स्थल तक फिर उनको आगे भेजा जा सकता है। ठीक है, ये एक तरह का आप मान के चलिए आपका जो ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। किसकी तरह करता है? ट्रैफिक पुलिस की तरह का, आना है जाना को ढोल एक जगह से दूसरी जगह इसको भेजवाता है। गोल्जी उपकरण की संरचना पर जब हम ध्यान देंगे तो इसकी संरचना को थोड़ा सा देख ले सकते हैं। इस टाइप का होता है, इसको किस भाग को क्या कहा जाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स की संरचना बहुरूपी होती है। हालांकि कुछ आमतौर 3 रूपों में, खास करके कितने भागों में बटा रहता है? 3 भागों में। सिस्टर्ना देख सकते हैं, सिस्टर्नी है आपका, वैसिल्स है, ठीक है, और क्या होता है? ट्यूबवेल में होता है। नेक्स्ट, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सबसे छोटी इकाई है, चपटी थैली जैसी रचना होती है जो समांतर रूपों में बंडलों में व्यवस्थित रहती है। आप देख सकते हैं एक दूसरे से बंडल्स में रहते हैं। ये 3D स्ट्रक्चर है, ऐसे आप देख सकते हैं एक पर एक लेयर बटा हुआ है पैकेजिंग की तरह। नलिकार संरचनाएं ट्यूबुलर शाखाओं वाली संरचनाओं के रूप में मौजूद होती है जो सिस्टर्ना से विकीर्ण होती है और परिधि पर जाके क्या होती है? छिद्रित होती है। वेसिकल्स गोलाकार संरचनाएं होती है जो फिर क्या होती है? 3 भागों में बटी हुई रहती है। अब फाइनली हम इसके कार्य को देखेंगे। यूनिट स्ट्रक्चर देख लिया, उसके बारे में डिफिनीशन देख लिया, वो क्या होते हैं, इसका कार्य क्या है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक आवश्यक उद्देश्य मेन इसका भी है, प्रोटीन और लिपिड को उनके गंतव्य मतलब जो जहां वो जाना चाहते हैं, जिस ऑर्गन्स को, जिस बॉडी की जरूरत, शरीर में जिसकी कोशिकाओं को जिसकी जरूरत होती है वहां तो ये भेजने का काम करते हैं। इसीलिए इसको ट्रैफिक पुलिस के रूप में नाम दिया गया है। ये ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करता है। वे विभिन्न उत्पादों प्रोटीनों जैसे कि जाइवोजेन, म्यूकस, लाइकोप्रोटीन, थायराइड हार्मोन के कुछ हिस्सों के बाह्य कोशिका उत्सर्जन में भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम आदि जैसे अन्य कोशिकाओं के भी संश्लेषण में ये मदद करता है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है, पूछता ही है कि कौन सा ऑर्गन है जो कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम के और जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें भी ये हेल्प, उनकी ये मदद करता है। तो ये आपका गोल्जी बॉडी है। वे विभिन्न अणुओं के सल्फीकरण में भी शामिल रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आया आपका राइबोसोम्स, जो अभी हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देखा, वहाँ उसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये पाए जाते हैं, इसलिए उसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम है। तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन है जिसमें आरएनए और प्रोटीन जो है आपका क्या होता है? बराबर मात्रा में इक्विवेलेंट में बना रहता है और साथ ही प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक अन्य कई घटक भी इनमें मौजूद होते हैं जो आपका केंद्रक से आता है, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ये सब। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं जबकि यूकैरियोट्स में ये तो ना तो स्वतंत्र रूप से रहते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अभी हम लोगों ने पढ़ा जुड़े हुए रहते हैं। यूकैरियोट्स में कहाँ रहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे रहते हैं और या फिर कभी कभी स्वतंत्र भी दिखेंगे, लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या रहते हैं? हमेशा स्वतंत्र रूप से, यानी कहीं भी आपको दिखेंगे। ठीक है, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स भी पढ़े हुए हैं हम लोग। क्या होता है कि यूकैरियोट्स की स्पष्ट न्यूक्लियस जिसमें दिखाई देता है केंद्र, और प्रोकैरियोट्स में नहीं दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। ठीक है, नेक्स्ट और क्या होता है? अब इसकी हम लोग संरचना को देखेंगे कि ये राइबोसोम की संरचना क्या होती है। तो राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है राइबोसोम जो है 2 तरह का मान के चलिए, 70S और 80S। 70S प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है जबकि 80S जो होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अभी 70S 80S क्या है? तो ये S जो है आपका सब यूनिट्स होता है, इसको भी डिवीजन करते हैं। तो ये 80 जो होता है 60S और 40S के ग्रुप में रहता है। यूकैरियोटिक कोशिका में 70S का ये भी क्वेश्चन पूछता है, 50S 30S प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के राइबोसोम पे तो सब यूनिट्स के रूप में होता है। अब राइबोसोम्स क्या होता है? अल्पकालिक होते हैं क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण के बाद उप इकाइयां टूट जाती है और यह पुनः उपयोग किया जा सकता है और टूटी अवस्था में भी ये जीवित रह सकती है, माने वो रहती हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है, कभी देख सकते हैं एमिनो एसिड कैसे आता है, न्यूक्लियस से आता है, तो वो कैसे सिस्टम के तौर में, ये हम जेनेटिक कोड पढ़ना है, आगे पढ़ना है, अभी आप लोग उतना नहीं पढ़ना है, तो ये आप लोग समझ लीजिए वहां से इसमें हेल्प करता है। ये ट्रांसफर आरएनए अभी हमने बताया कि न्यूक्लियस से भी
जरूरत होता है कुछ मैसेंजर कुछ खास चीज़ों को जो पहुंचाने का काम करता है। ये सब क्या है, ट्रांसफर आ रहे हैं, मैसेज आता है फिर दूसरे ऑर्गन्स को भेजता है। तो ये आपका राइबोसोम का ये छोटा यूनिट है, बड़ा यही आपका 50s 60s का ये लार्ज यूनिट है, ये स्मॉल यूनिट है। ठीक है, तो ये अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये आपका यूकेरियोटिक सेल है, तो ये आपका बड़ा वाला यूनिट हो गया 80s वाला, तो 60 हो जाएगा। ये क्या नीचे वाला क्या हो जाएगा 40 का। लगता तो 100 है, लेकिन वहां जब कंपैक्ट हो जाता है ना, तो वो दिखता आपको किस तरह से है, 80 की तरह दिखेगा। लगता वो जब काउंट करेंगे तो ऐसे देखेंगे तो ज्यादा दिखेगा, लेकिन जब कटोरी के अंदर, कटोरी हम लोग घर में रख दे या भी ग्लास के अंदर कैसे कंपैक्ट आ रहा है, उसी तरह से ये हमारे ऑर्गन्स जो है उसमें कंपैक्ट रहते हैं, इसीलिए वो यूनिट का डिवीजन दिया गया है। अब आता है राइबोसोम का मेन कार्य, जो हम लोग जान ही गया है। सभी जीवित कोशिका में राइबोसोम जैविक प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है। वे अमीनो एसिड को टीआरएनए द्वारा इंगित क्रम में व्यवस्थित करते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में क्या होते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, अब आइए लाइसोसोम, जिसको क्या बोलते हैं, सोसाइडल बैग भी बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे वो कैसे है क्या है। तो लाइसोसोम झिल्ली से एक घिरे अंग होते हैं, जंतु कोशिका में कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। इन अंगों में बृहद अणुओं के अपघटन के लिए आवश्यक कई जल अपघटनकारी कुछ इसमें इंजाइम्स हो जाते हैं, खुद उसको भी वो क्या करते हैं, खा जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम जनरली कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। लाइसोसोम प्राथमिक लाइसोसोम, इसमें लाइपेज एमाइलेज प्रोटीएज न्यूक्लियस जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण प्राथमिक लाइसोसोम के संलय से ही होता है, जिसमें निगले गए अणु या अंगक होते हैं। होता क्या है, कभी कभी हमारे बॉडी में कुछ ज्यादा इंजाइम्स या जब ज्यादा चीज का बनना स्टार्ट हो जाता है, तो सेल में जब ज्यादा डिवीजन अंदर होने लगेगा तो जगह की कमी होने लगती है। तो ये वहाँ ये हेल्पफुल करता है लाइसोसाइम्स। ये करता क्या है, जरूरत के अनुसार उसको डाइजेस्ट करते जाता है, मैंने खाते जाता है, और मतलब उसका खत्म करते जाता है, फिर नया बनते जाता है। तो वो उसको बैलेंस करने के लिए इसलिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारे शरीर में, सेल्स के अंदर। ये सेल ऑर्गेनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको सोसाइटल बैग भी कहा जाता है ऑर्गेनल्स का। आत्महत्या की थैली। अब लाइसोसोम की रचना देखिए। लाइसोसोम का आकार अनियमित या बहुरूपी होता है, देख सकते हैं। अगर देखेंगे 2D स्ट्रक्चर में ऐसे रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम एडवांस वो 3D स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये आपका सेल ऑर्गेनल्स के अंतर्गत क्या है, ये आपका लाइसोसोम है। ये एंजाइम जो होते हैं क्या, इसमें ये प्रोटीन रहते हैं पूरा, और ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हालांकि अधिकतर ये गोलाकार या दानेदार संरचनाओं में ही पाए जाते हैं। लाइसोसोम एक लाइसोसोमल झिल्ली से घिरे होते हैं, जो एंजाइमों जो इन जो एंजाइमों को लाइसोजाइम के भीतर रखती हैं और कोशिकाओं के बाकी हिस्सों के साथ साथ साइटोसोल को एंजाइमों की हानिकारक क्रिया से बचाती है। ओके, नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर हुआ आपका। अब इसका कार्य क्या है, तो उसका हम लोग समझते हुए आए हैं, तो फाइनली उसका सारांश उसके कार्य में देखेंगे क्या होता है। ये अंग कोशिका के भीतर पाचन क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे मैंने आपको समझाया, और जहाँ इनमें मौजूद एंजाइमों की मदद से वे बड़े स्थूल अणुओं को छोटे अणुओं में क्या करते हैं, विघटित कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं। ठीक है, लाइसोसोम कोशिका द्रव के भीतर अवांछित अंगों के स्वतः अपघटन का महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा लाइसोसोम स्राव, प्लाज्मा झिल्ली की मरम्मत, कोशिका संकेत और ऊर्जा चयापचय सहित विभिन्न कोशिकाओं की प्रक्रियाओं में भी शामिल होते हैं। ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कार्य में। आप लोग देखिए, बहुत ज़्यादा इसमें एग्जाम से पूछे जाने वाले हैं कि ये क्या करता है कार्य। ये सारा इम्पोर्टेंट इसके कार्य होते हैं। लाइसोसोम से मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। सेल ऑर्गन्स। अब फाइनली हम लोग जो जितना पढ़ा उसका वन लाइनर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो मैक्सिमम एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं या इसी तरह के आए हुए हैं या आ जाएंगे। देख सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो पदार्थों का संश्लेषण और परिवहन करना। ठीक है, नेक्स्ट आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर क्या पाए जाते हैं, तो लाइसोसोम पाए जाएंगे। और स्मूथ पे क्या पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा डिफरेंसेस। और स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर का प्रमुख कार्य क्या है, लिपिड का संश्लेषण करना, उसका प्रोटीन का था। राइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइसोसोम किन दो घटकों में से बना होता है, तो आरएनए
और प्रोटीन का बना होता है, आरआरएनए और प्रोटीन का। राइबोसोम की प्रोटीन कारखाना क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसको प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है। गोल्जी तंत्र की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी ने की थी, जो हमने पूरा डिस्कवरी का एक पूरा पीडीएफ, पूरा एक चार्ट शीट ही दिया है, उसको वहां से आप लोग अच्छे से याद करिए। गोल्जी तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है? पदार्थों का संशोधन, पैकेजिंग और स्राव करना। नेक्स्ट, गोल्जी तंत्र के कौन से कोशिकांग बनाते हैं? अभी उस शब्द में हम लोगों को पढ़ा, लाइसोसोम। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिकीय पाचन। ठीक है, अपने ही सेल को खा जाता है, सेल का पाचन करता है, उसी चीज का नाम क्या है? कोशिकीय पाचन। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो उसको पाचन करते रहते हैं। लाइसोसोम में किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो पाचक कौन से एंजाइम? तो पाचक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, याद रखना होगा, पाचक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। फिर प्रोटीन के संशोधन और पैकेजिंग में कौन सा कोशिका महत्वपूर्ण तंत्र है? तो गोल्जी तंत्र। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? तो राइबोसोम। दोनों में पाया जाता है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट इस टाइप से घुमा के पूछते रहता है। फिर RER रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मुख्य अंतर क्या है? तो वही आपका मेन क्या है? राइबोसोम का पाया जाना। SER में नहीं पाया जाएगा, RER में पाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है इस टाइप से, आप लोग इसका नोट्स बनाइए। सारे नोट्स इसके आपके PDF जो आपने पढ़ाया इसमें इसका दिया हुआ है, इसका एक आप होमवर्क की असाइनमेंट के तौर पे आप बना लीजिए, एग्जाम के लिए तैयारी कर लीजिए। रफ अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि रफ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसकी प्रमुख कार्य क्या है? SER और अभी हम बार बार बोल रहे हैं कि दोनों का अंतर पूछता ही है मैक्सिमम। RER और SER में क्या अंतर है, उसके प्रमुख अंतर। फिर RER ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रमुख कार्य क्या है? फिर है राइबोसोम जो है किस प्रकार संबंधित होता है? गोल्जी काय क्या है, इसकी संरचना क्या है? चित्र के साथ प्रदर्शित करें, लिख बनाए, ऐसा भी आता है, वर्णन करें। गोल्जिकाय के प्रमुख कार्य क्या है? फिर गोल्जिकाय को कोशिका का पैकेजिंग केंद्र क्यों कहा जाता है? गोल्जिकाय लाइसोसोम के निर्माण में किस प्रकार सहायता करता है? राइबोसोम क्या है, इसकी प्रोटीन निर्माण का केंद्र क्यों कहा जाता है? राइबोसोम की संरचना और कार्य, ये भी बहुत पूछता है। फिर राइबोसोम की कोशिका में क्या पाए जाते हैं? मुक्त आर्य राइबोसोम मिलकर कोशिका में किस महत्वपूर्ण कार्य में सहायता होते हैं? यदि गोल्जी काय कार्य करना बंद कर दे तब क्या होगा? तुलनात्मक क्वेश्चन भी आता है, ER और गोल्जी काय में अंतर बताइए, ये चारों का कंपैरिजन एक दूसरे से क्या है वो बताइए, उनके कार्यों की तुलना करिए, ये भी क्वेश्चन होता है। और आपका चित्र से आधारित जो अभी मैंने बताया, कभी कभी एग्जाम पे पिक्चर भी पूछे जाते हैं 2 नंबर में शॉर्ट में, कि लाइसोसोम के चित्र का एक फंक्शन लिखिए और